तो हेलो एंड हाय दोस्तों, मैं नरेश पुनिया, तरक फार्मेसी का रचयिता, रावड़ा मंडी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हार्ट पर, फिर थोड़ी बात मैं कैंसर पर करूंगा और फिर थोड़ा सा हार्मोन के बारे में भी बात करूंगा। जो पिछले 15 दिनों से हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस मैटर पर भी बात करूंगा और किस किस प्रकार से जो नई बीमारियां हैं वो हमारी पकड़ में आ रही है, किसी का जीवन बच रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। हमारा जितनी भी हमारी कमाई होगी, उस कमाई में से 10% हिस्सा हम सीधा जो आवारा और लावारिश पशु है उनको देने वाली हैं। उनके चारे पानी की व्यवस्था करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, और इसमें अगर कोई दान देना चाहता है या डोनेट करना चाहता है तो वो दे सकता है, और वो संविधान की धारा 80C के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। तो अब मैं बात करता हूँ हार्ट की। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने ये काम शुरू किया था, जांचें शुरू की थी, तो हमने ये सोच रखा था कि ये बिल्कुल सामान्य होना चाहिए या किसी की रिपोर्ट अब नॉर्मल नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसा था। लेकिन जो तथ्य, जो बातें हमारे सामने आती है, वो बहुत ही ज़्यादा गहराई वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कार्डियक अटैक आते हैं आजकल, जिसमें सडन कार्डियक अटैक आता है और डेथ हो जाती है, उसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कोरोना काल के बाद ये हुआ या कोरोना काल से पहले था, लेकिन क्लॉटिंग की समस्या पेशेंट में बहुत बढ़ कर आ रही है। और ये क्लॉट क्यों हो रहे हैं, ये क्लॉट क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं इस मैटर में थोड़ा सा आपको बार बताऊंगा। ये क्लॉट हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, पैर में हो सकते हैं, हाथ में हो सकते हैं, या और कहीं भी एक स्पेसिफिक पार्ट में हो सकते हैं। कहीं भी एक स्पेसिफिक पार्ट में हमें थोड़ा सा उंगली टेके उतना या थोड़ा सा उससे ज़्यादा एक स्पेसिफिक पार्ट पे दर्द हो रहा है, तो ये क्लॉट है। आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, आप इसको बिल्कुल छेड़िएगा मत। अगर हम इसको छेड़ेंगे तो वो क्लॉट उस वेन से निकलकर हमारे हार्ट पर अटैक कर सकता है, कोरोनरी में आकर फंस जाएगा और वहाँ पर फंसने से सीधी डेथ है। अगर वहाँ पे नहीं फंसा, ये क्लॉट हमारे ब्रेन में चला गया, तो ब्रेन में जाने के बाद सीधा ब्रेन हेमरेज, और ब्रेन हेमरेज नहीं तो एक प्रकार से कोमा में चला जाएगा। कोमा में नहीं जाएगा तो एक साइड पैरालिसिस ये क्लॉट कर देगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब का नॉलेज, इन सब का ज्ञान जब मेरे को नहीं था, उस टाइम हमने अपनों को खोया था, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, हमारे खुद की अपने हैं, हमने उनको खोया था। आज ये बात हमें समझ में आ रही है कि हमने उस टाइम क्या गलती की थी कि हमने अपनों को खो दिया, जिनकी इम्पोर्टेंस मैं बता ही नहीं सकता। देखिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी की अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस होती है। वो इम्पोर्टेंस अपने माँ बाप के लिए सबसे पहले होती है, उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए होती है, उसके बाद वो इम्पोर्टेंस हमारे दूसरे जो रिलेशंस है उनमें होती है, हमारे दोस्तों में होती है। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारी। इन इम्पोर्टेंस में अगर हमारे साथ कोई भी घटना घटती है, तो ये जो कम्युनिटी है, ये जो सारा समुदाय है, इसका मैंने आपको नाम लिया है, वो बहुत ज़्यादा अवसाद में चला जाएगा। ऐसा हमने देखा है, मैंने खुद ने देखा है, और हमने अपनों को खोया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्लॉटिंग की समस्या है, ये जो हमारे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट दिल्ली NCR डॉक्टर महेश माधवानी जी, उनके अनुसार जब कोरोना काल से पहले वो ऑपरेट करते थे, तो ऑपरेशन करने पे खून निकलता है। तो जो खून निकलता था कोरोना काल से पहले, उस खून में ब्लड के थक्के या चकते या किसी प्रकार के क्लॉट उनके अनुसार नहीं होते थे।
लेकिन जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ और उसके बाद हार्ट के पेशेंट आने शुरू हुए, और उसके बाद जो हार्ट में जैसे खून निकलता है, उस खून में ये सारा कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्लॉट मिल रही हैं, कोई छोटे क्लॉट, कोई बड़े क्लॉट, कोई तिरछे क्लॉट, कोई गोल क्लॉट, इस प्रकार के हमारे खून में ये क्लॉट आ रहे हैं। अब ये कोरोना से हुआ है या कोरोना के इंजेक्शन से हुआ है या कैसे हुआ है, ये बात मैं आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकता। और दूसरी साइड अगर अपने देखें तो ये पैंडेमिक कोरोना के बाद ही हुआ है। तो ये चाहे कोरोना से हुआ है, कोरोना में भी थर्मासोसिस की प्रॉब्लम आई थी, थर्मोसिस होता था, और कोरोना के बाद जो इंजेक्शन लगे थे उनसे भी थर्मोसिस की प्रॉब्लम आई है। और ये बात खुद कंपनी ने मान ली है, जो कोविशील्ड और कोविन जिस कंपनियों ने बनाए हैं उन्होंने खुद इस बात को मान लिया है कि हमारी जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट ये आ रहा है, और उस साइड इफ़ेक्ट में हम अपने को खोते जा रहे हैं। हम ये सुनते जा रहे हैं कि 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक है। रियल में वो हार्ट अटैक नहीं था, वो हार्ट फेल्योर था। और वो हार्ट फेल्योर कैसे हुआ? हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो थक्का था, वो थक्का आकर कहीं ना कहीं हमारी कोरोनरी में, हमारे हार्ट में आकर फंसता है और सडन अटैक होता है, साइलेंट अटैक हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता और सीधी 2 मिनट के अंदर डेथ होती है। तो ये एक भयावह सच है, मैं इसमें वो डरा नहीं रहा हूँ। इसके लिए आप कार्डियक सेकंड ओपिनियन जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश वाधवानी जी है, आप उनके चैनल पे भी सुन सकते हैं, वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी दर्द हो, पैर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, बाएं हाथ में दर्द हो, या छाती में दर्द हो, जबड़े में दर्द हो, या आधे सिर में दर्द हो, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, इसका इलाज हम नहीं लेते हैं, तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके परिणाम हमने खुद भुगते हैं, इसके परिणाम हमने खुद पहले देखे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप भी हमारी तरह किसी अपने को खो दें। ये क्लॉट्स आज लगभग 5 पेशेंट ऐसे हमारी रिलेशंस में और फैमिलीज़ में हैं। 5 लोग इन क्लॉट से ग्रसित हैं, जिनमें से 1 कोमा में है, 3 का ट्रीटमेंट मेरे द्वारा चल रहा है और 1 की डेथ हो चुकी है। तो जो कोमा में है, एक प्रकार से हमने उसको खो दिया है। और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कई बार आदमी ये सोच लेता है कि यार हम जाएंगे, हम जांच करवाएंगे, हमारे पैसे लग जाएंगे 1000, 2000, 3000, 5000, क्या हमारी लाइफ की कीमत इतनी है? क्या हमारा जीवन इतना ही है? हमारी इम्पोर्टेंस 5000 तक ही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जांचों से कभी मत घबराइएगा, और कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का पेन हो तो उस पेन के लिए आप तुरंत संपर्क कीजिएगा और बीमारी की जड़ तक जाइएगा। अगर ऐसी कुछ बात है तो उसका तुरंत इलाज लीजिएगा। इलाज लेने के बाद ये क्लॉट ख़त्म हो रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने के बाद ये क्लॉट ख़त्म हो रहे हैं। ये सारे जो है वो हमारे टेस्ट में परफॉर्म हो रहे हैं। जब हम टेस्ट करते हैं तो वो क्लॉट होता है उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद वो क्लॉट कम हो जाते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है, डीवीटी की, थ्रोम्बोसिस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हार्ट अटैक नहीं होता, ये क्लॉट आकर कोरोनरी में फंसता है और कोरोनरी में फंसने पर सडन डेथ होती है। मतलब वहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलता किसी प्रकार के इलाज का। अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी बैठे हैं तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जो क्लॉट होता है, उस क्लॉट के आसपास खून के थक्के और भी जमने शुरू हो जाती हैं। वो क्लॉट एक ना एक दिन एक बड़ा रूप लेता है, और रूप लेने के बाद ये क्लॉट हमारे जीवन के साथ कुछ भी कर सकता है। हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंस को हम 5, 7, 10 या 20 हज़ार में नहीं तोल सकते। अगर ऐसे कुछ समस्या किसी को भी है, बाएं हाथ में दर्द है,
किसी भी पैर में दर्द है, किसी भी हाथ में दर्द है, छाती में दर्द है, जबड़े में दर्द है, या एक साइड से सिर में दर्द है और ये सडन हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। इग्नोर करने से मैंने आपको पहले बताया कि हम किसी को खो सकते हैं, और अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम किसी को खोएं, क्योंकि अब हमारे पास इसकी जांच है, अब हमारे पास इसके इलाज हैं, अब इसके हमारे पास डॉक्टर हैं, और अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। ये कोई भी बीमारी अगर आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी आती है, वो कोई ना कोई हिंट हमें ज़रूर देती है। जिस प्रकार से पैर में एकदम से दर्द होना, वो दर्द चाहे वो 10 मिनट का ही हो, लेकिन हम दर्द होने के बाद वो दर्द ठीक हो जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। और वो दर्द जब क्लॉट होता है, वो पैर में जाकर फंसता है, तो हमने ये देखा वो एक गांठ का रूप लेता है। वो आगे की जो वेंस होती है, आगे की जो नसें होती है, उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, और वहाँ पर एक लाल गांठ बनती है। उस गांठ में जब हम टेस्ट करते हैं तो क्लॉट ही होते हैं। अगर उस समय हम उस क्लॉट को हिलाते हैं, मालिश करते हैं, या हाथ लगाते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो वो क्लॉट हमारे लिए तब खतरनाक हो सकता है जब वो क्लॉट हमारे ब्लड प्रेशर से, हमारे ब्लड के प्रेशर से आकर हमारे हार्ट में, कोरोनरी में आकर रुक जाए, तो वहाँ पर कोई इलाज नहीं है, हम किसी को भी खो सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा दर्द हो, ऐसी कोई समस्या हो तो इग्नोर मत कीजिएगा। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक इम्पोर्टेंस मैंने पहले भी कहा है कि ये इम्पोर्टेंस हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा और उसका जल्द से जल्द जांच करवाइए और इलाज शुरू करवाइए। आज हम जो भी पेशेंट देख रहे हैं, जिन पेशेंट में अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो हमें ये 36% 40% में ये चीज़ें नज़र आ रही है, क्लॉटिंग हो रही है, उनकी क्लॉटिंग की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, थर्मोसिस हो रहा है। तो ये हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए इस बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम किसी अपने को ना खोएं, उससे पहले हम उनका इलाज करें, और इलाज करने के बाद उस क्लॉट से हम मुक्ति पाएँ। एक डर जो भय है, हम उससे बाहर आ जाएं, ये फोबिया भी बन सकता है। और अगर ऐसा हमारे साथ अनहोनी होती है तो हमारे परिवार की क्या हालत होती है, हमारे रिलेशंस की क्या हालत होती है, हमारे दोस्तों की क्या हालत होती है, ये हमारी इम्पोर्टेंस उस टाइम हमें दिखती है। नंबर एक बात। अब मैं थोड़ा कैंसर पे बताऊँगा। कैंसर के टेस्ट इस प्रकार से हम कर रहे हैं तो काफ़ी पेशेंट्स जो है वो हमारी पकड़ में आते हैं। वो पहले जो गांठ होती है, ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर एक बार इन्फेक्शन के रूप में दिखता है। धीरे धीरे वो ट्यूमर इन्फेक्शन से इन द ग्रेड ऑफ कैंसर, कार्सिनोमा में आता है वो। और जब हम जांच करते हैं तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़कर आ जाती है, तो वो वहाँ पर कैंसर हो जाता है। इसका मूल तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जो है वो बता रहा हूँ कि अब हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम खून से जांच कर सकते हैं। खून से हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं कोई गांठ जो हमारे शरीर में है, अंदर है, या कहीं किसी पार्ट पे दर्द हो रहा है, वो कैंसर तो नहीं है। हमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बायोप्सी नहीं करवानी होगी, हमें सिर्फ खून की जांच करनी है। और खून की जांच करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जो गांठ है, ट्यूमर है, वो कैंसर का है या सामान्य है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, हम अर्ली स्टेज में हमें ये पता चल जाएगा कि इसको कैंसर है और हम उसको बहुत जल्द रिकवर कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में अगर हम कैंसर के पेशेंट को पकड़ते हैं तो उसकी लाइफ को हम बिल्कुल 100% तक बचा सकते हैं। अगर वो मेटास्टिक होता है, आगे जाता है, दूसरे ऑर्गन में जाता है, उसकी स्टेज बनती है। एक ऑर्गन में गया, सेकंड स्टेज, दूसरे ऑर्गन में गया, थर्ड स्टेज, चौथे ऑर्गन में गया, फर्स्ट स्टेज। अब ये स्टेज में जितने ऑर्गन में गया है वो ऑर्गन्स हमारे प्रभावित कर देगा। प्रभावित करने के बाद हमारे पास इलाज के लिए सब कुछ नहीं बचता है मेटास्टिक होने के बाद कि हम उसका कोई इलाज कर पाएँ। हम उसको थोड़ी राहत दे सकते हैं इंजेक्शन से, दवाइयों से, लेकिन उस स्थिति में जब वो फर्स्ट स्टेज में चला जाता है तो रेयरली चांस होते हैं कि हम उसको बचा सकें या हम उसका इलाज कर सकें, ऐसा बहुत कम होता है। कैंसर
बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज है। अगर हम अर्ली स्टेज में उसको पकड़ते हैं तो हम उस लाइफ को बचा सकते हैं, हम उस जीवन को बचा सकते हैं। किसी भी दोस्त को भी ऐसी कोई समस्या हो कि कोई गांठ-नुमा कोई चीज़ हो, किसी को कुछ खाने निगलने में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी हमें कुछ अटपटा महसूस हो रहा हो, तो हम उसकी तुरंत जांच करवा सकते हैं। कई गांठें हमारे बाहर भी आ सकती है, तो हम उनकी जांच करवा सकते हैं। सिर में हो सकती है। कई पार्ट्स ऐसे हैं जिस प्रकार से हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हम जिस प्रकार से अगर कार्सिनोमा होता है, कैंसर होता है, तो वहाँ से बायोप्सी के लिए जो पीस लिया जाता है, गांठ में से, ट्यूमर में से जो पीस लिया जाता है, वो पीस लेना बहुत मुश्किल होता है। ब्रेन बहुत हार्ड होता है, वहाँ पे बहुत सी कोशिकाएं होती है, और उन कोशिकाओं में से अगर किसी भी कोशिका को कोई हानि पहुँचती है तो हमारे जीवन को खतरा होता है। इसलिए हम इसका टेस्ट खून से कर सकते हैं, खून से हम पता लगा सकते हैं, खून से हम उसका फॉलो अप कर सकते हैं, और हम ये भी पता लगा सकते हैं उसके बाद कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, क्या उस कैंसर के ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सब कुछ नई टेक्निक है, और नई टेक्निक जो है अब तक डॉक्टर्स हैं वो अपना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी डॉक्टर्स अपनाएंगे। ये टेक्निक काफ़ी नई है। विदेशों में इस टेक्निक को शायद 4 से 5 साल हो गए ये टेक्निक चल रही है, और वहाँ के डॉक्टर लगभग जो 50 साल पुराना, 60 साल पुराना जो बायोप्सी का मेथड था, उस मेथड को उन्होंने लगभग बंद कर दिया है और खून से जांच करवा रहे हैं। खून से जांच में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, ट्यूमर को नहीं छेड़ा जाता, बायोप्सी नहीं होती, किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। अगर हम ट्यूमर को छेड़ते हैं तो एक इन्फेक्शन का डर रहता है कि ट्यूमर में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस इन्फेक्शन का कोई डर नहीं रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्ली स्टेज में अगर हम पकड़ते हैं उसको, तो हम बहुत कम मात्रा में दवाइयों में, बहुत ही कम मात्रा की दवाइयों में कैंसर को ठीक कर सकते हैं, और पेशेंट को हम ये फील भी नहीं होने देंगे कि उसको कैंसर है, और वो बिल्कुल सामान्य जीवन जिएगा। उसकी जो कैंसर की स्टेज जो है वो अगर हमारे फॉलो पे रहेगा 15 दिन से, 20 दिन से या 1 महीने से, तो हम बराबर उसकी जांच करेंगे, और जांच से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कैंसर है वो उसका बढ़ रहा है, घट रहा है या स्टेबल है। घटना अच्छी बात है, स्टेबल थोड़ी सी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बढ़ रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं उसमें। लेकिन अगर हम यही एमआरआई या सीटी से करते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है कि हर 15 दिनों से एमआरआई करना मुश्किल हो जाता है, हर 15 दिनों से सीटी स्कैन करना मुश्किल हो जाता है। या अगर हम बात करें 1 महीने का फॉलोअप है, तो 1 महीने के फॉलोअप में भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी किसी भी को कोई समस्या हो, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। 100% ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट से अर्ली स्टेज में हम अगर उसको पकड़ते हैं तो हमारे डॉक्टर से राय लेकर हमारे पास जो कार्सिनोमा के कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो पीजीआई एम्स में काम करते हैं, डॉक्टर वीर आगड़े, काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। हम उसमें सब कुछ अवॉइड करते हैं जिससे परेशानी होती है मरीज़ को। कीमोथेरेपी को हम चाहते हैं कि अवॉइड करें, कीमोथेरेपी ना करें। हम सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं, सर्जरी भी ना हो। हम बायोप्सी को भी अवॉइड करना चाहते हैं कि अगर हम उसमें से कोई टुकड़ा लेंगे, कोई भाग लेंगे ट्यूमर का, तो ट्यूमर में इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसको भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। अब हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो उस मेडिसिन से उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये हमारे फॉलोअप में आता है। फॉलोअप में कैसे आता है, उसने 1 महीने की मेडिसिन खाई, आज का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट हमने काउंट किया। 1 महीने की मेडिसिन खाने के बाद वापस पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हमने वापस उसका काउंट किया, कार्सिनोमा काउंट किया, और उस कार्सिनोमा काउंट में अगर वो घट रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। घटता घटता वो नॉर्मल वैल्यू पे भी आ जाएगा, और वो ट्यूमर है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो सेकंड और थर्ड स्टेज में फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं ठीक होने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। अगर हम घबराते हैं, जान से डरते हैं, तो हम उस बीमारी को ज़्यादा कर लेते हैं, और ज़्यादा करने के बाद किसी भी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता है। ये रियलिटी है, इसमें भी हम अपनों को खो देते हैं।
और इस बात का दुख हमें तब होता है जब अपना कोई हमें छोड़कर चला जाता है। अब मैं आपको थोड़ा हार्मोन्स के बारे में बताता हूँ। जिस प्रकार से हम जांचें करें, थायराइड एक बहुत ही उभरती हुई बीमारी हमारे सामने आ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में, गावड़ा के क्षेत्र में थायराइड की डायरेक्ट जांच नहीं है, जो कि हम पहली बार कर रहे हैं। तो थायराइड की जांच में हमें काफ़ी पेशेंट मिल रहे हैं। अगर हम 100 पेशेंट की जांच कर रहे हैं तो उनमें से 70 पेशेंट थायराइड से ग्रसित हैं, और वो थायराइड से ग्रसित हैं तो उनमें जो विकार है वो आ रहे हैं, गुस्सा आना, मतलब अजीब फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, माइंड से थोड़ा अपसेट हो जाना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, ऐसे कुछ लक्षण उन मरीजों में आ रहे हैं। इनके अलावा जो हार्मोन है, तनाव के जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल, काफ़ी बढ़ के आ रहे हैं। और अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो, अगर हमारा सिर में दर्द है तो साइकोलॉजिस्ट उसकी एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं, हमारे हार्मोन की तरफ से नहीं जाते हैं। वो क्यों नहीं जाते हैं इस बात का मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर हम हार्मोन की जांच करते हैं, जिस प्रकार से किसी को कोई बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है, दिमागी रूप से वो परेशान है, अवसाद में है, एंजाइटी है, हम उसका हार्मोन टेस्ट करते हैं, कॉर्टिसोल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कितना बढ़ा हुआ है। और ये यकीन मानिए कि वो जो कॉर्टिसोल उसका बढ़ा हुआ है, जो अवसाद में है, वो कॉर्टिसोल उसका 100 से 200 रुपये की दवाई में ठीक हो जाता है। अगर हम इसी बीमारी को लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमें नशा दिया जाता है टैबलेट के रूप में। वो नशा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शुरू होता है और शाम को सोते टाइम तक वो जारी रहता है। उससे क्या होता है, अगर हमने 1 महीना वो दवाइयाँ ली तो 1 महीने हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि जो हमारे लक्षण है वो लक्षण ठीक हो गए। किन दवाइयों से? उन दवाइयों से जो हमने खाई है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, थोड़ा सा नशा है, नींद की गोलियाँ दी है, तो उससे हम 1 महीना बिल्कुल सही रहे। जैसे ही हमारी दवाई ख़त्म हुई, वही सिम्टम्स, वही लक्षण 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा पावर के साथ वापस आती है। फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हमें फिर वही ट्रीटमेंट मिलता है 4 गुना बढ़कर। अब अगर ये ट्रीटमेंट हमारा 3 या 4 महीने चलता है तो वहाँ पर हम आदी होते हैं नशे के। परमानेंट रूप से हमें वो दवाइयाँ खानी पड़ जाएगी, ज़िंदगी भर का नशा हमें खाना पड़ जाएगा। मेरी राय ये है कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी एंजाइटी हो, गुस्सा आ रहा हो, या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है, कमज़ोरी, थकान महसूस हो रही, तो हम उसका हार्मोन टेस्ट करें। हैप्पी हार्मोन उसको दें, सेरोटोनिन हार्मोन हम उसको दे सकते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन को हम हटाएं, मेलाटोनिन हम उसको दे सकते हैं। जैसे उसकी जो नींद की समस्या, इंसोम्निया की समस्या है, वो समस्या उसकी दूर हो जाएगी। तो ये जो हार्मोन्स है, अगर हम इनको ठीक करते हैं तो ठीक करने से पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हमें उसको कोई नशा देने की या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई है, ये बहुत ही गौर करने वाली है और गंभीर विषय वाली है। तीनों बातों में ही बहुत ही गहराई है। अगर हम हार्ट की बात करें तो बहुत गहराई की बात है, अगर हम कैंसर की बात करें तो उसमें काफ़ी गहराइयाँ हैं, अगर हम उसके बाद हार्मोन्स की बात करें तो उसमें काफ़ी गहराइयाँ हैं। कोई पेशेंट बार बार बीमार हो रहा है, उसको काफ़ी लक्षण आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी पकड़ में नहीं आती, कारण उसका प्रॉपर जो टेस्ट है, प्रॉपर जो उसकी बीमारी है, जो उसकी बीमारी की जड़ है, वो जड़ डॉक्टर नहीं पकड़ पाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास जो टेस्ट के उपकरण हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर हमारे पास उपलब्ध है, अगर हम उनकी जांचें करती हैं तो ये बीमारियां हमारे सामने निकल कर आती है और इन बीमारियों का हम इलाज आसानी से कर सकते हैं बिना किसी एंटी डिप्रेसेंट के। कैंसर की बात करें तो बिना किसी कीमोथेरेपी के, हार्ट की बात करें तो बिना किसी स्टंट के। हार्ट के बारे में आपको एक और बताता हूँ, कुछ माफिया लोग इसमें काम करते हैं। कैसे करते हैं? अनवांटेड स्टेंट डाले जाते हैं। किसी के बाईं साइड में हार्ट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ है, दर्द होने के बाद वो सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास आता है। सारे कार्डियोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। वहाँ पर जाने के बाद वो सीधा उसका एंजियोग्राफी करते हैं और स्टंट डाल देते हैं।
अब हमें नहीं पता कि वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने स्टंट डाला है वहाँ पर ब्लॉकेज था या नहीं था, या वो स्टंट वैसे ही डाल दिया। इसके लिए आप जांच करवाइए पहले। सबसे पहले हम जांच को परफॉर्म करते हैं। अगर वो 3 से 4 हज़ार लगते हैं, 5 हज़ार लगते हैं, तो उसकी बजाय हम डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो डायरेक्ट एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं और स्टंट डालते हैं, तो उससे हमारे 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। हमें वो बीमारी होती नहीं है और हम 2 लाख उस डॉक्टर को देके आते हैं। तो उससे पहले अच्छा ये है कि अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स आ रही है, तो सबसे पहले हम उन सिम्टम्स का जांच करवाएं, टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें स्टंट की आवश्यकता है, ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक है, हार्ट की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हार्ट की दीवार में दर्द हो रहा है, हार्ट में इन्फेक्शन है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, क्या चीज़। ये सारी बातें हमारी जांचों में क्लियर पता चलती है। तो जो भी दर्द होता है, किसी भी प्रकार का अगर दर्द हो, तो हम उस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और हम 1.5 से 2 लाख रुपए बचा सकते हैं। ये माफिया लोग, जो डॉक्टर लोग हैं, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते। मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे भी होते हैं। वो ये कहते हैं कि आप पहले ये टेस्ट करवा लीजिएगा, आपके 3-4 हज़ार की टेस्ट हैं, आप ये करवा लीजिएगा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। लेकिन कई कार्डियोलॉजिस्ट सीधा एंजियोग्राफी पे जाते हैं और स्टंट डाल देते हैं। अब वो स्टंट क्यों डाला है, उन्होंने जो एंजियोग्राफी की है वहाँ पे हमारा ब्लॉकेज था या नहीं था, ये हमें नहीं पता। तो 500-700 रुपये का स्टंट हमें लगभग 1 लाख रुपये में बेचा जाता है, और 10 से 20 रुपये का कैथेटर हमें 25 से 30 हज़ार रुपये में बेचा जाता है, और 500 से 700 रुपये का जो कमरा होता है हॉस्पिटल का, वो हमें 7 से 8 हज़ार रुपये में मिलता है और हम उसको वैन करते हैं। कुल मिलाकर हम 2 लाख के नीचे आ जाते हैं और 2 लाख रुपए में हम वहाँ से निकलते हैं और हैप्पी होते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या जो डॉक्टर ने हमारा इलाज किया है, स्टंट डाला है, कि ये स्टंट वास्तव में इसकी हमें ज़रूरत थी या नहीं। ये बातें हमारे सामने निकल कर आ रही है। जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको स्टंट की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये कुछ माफिया लोग भी होते हैं जो कि पैसे के लिए पेशेंट को बेवजह स्टंट डाल देते हैं, बेवजह ही उसको हार्ट अटैक बता दें। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और स्टंट डलवाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 पेशेंट अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, उनमें से 75 के स्टंट डालते हैं वो। और जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें ये पता चलता है कि उसको स्टंट की आवश्यकता नहीं थी, उसका ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं था। ये दर्द किसी भी कारण से हो सकता है, उसका कारण मैंने आपको पहले बता दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जागरूक रहिए समय रहते। हम हमारी लाइफ, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तब पता चलती है जब हम किसी अपने को खो देते हैं। तो मेरा जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले हम डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्या बताएं और प्रॉपर उसका टेस्ट करवाएं। चाहे वो हार्मोन्स का टेस्ट है, चाहे वो कैंसर का टेस्ट है, और चाहे वो कार्डियो का टेस्ट है। और ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी कुछ बातें हमारे सामने आती है और थोड़े से रुपए में, थोड़ी सी राशि में हमारा इलाज हो जाता है। जो इलाज हमें 2 से 3 लाख रुपए जिस इलाज के लिए हमें लगाने पड़ते हैं, वो इलाज हमारा 8 से 10 हज़ार में हो जाता है। ये फ़र्क रहता है। तो सबसे पहले कोई भी समस्या हो जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद ही आगे बढ़ें। अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है जिसको स्टंट की आवश्यकता है, हम उस पेशेंट को तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचाते हैं और उसको बोलते हैं भाई आप जाओ और आपके स्टंट डलेगा, ब्लॉकेज है तो आप उसका इलाज करवाइए। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है तो हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो मेडिसिन देते हैं, उनको आराम आ जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है, हर दर्द हार्ट फेल्योर नहीं होता है, लेकिन सावधानी ज़रूरी है।